आज हमारा टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मीन्स कंजर्वेशन का मतलब ये है कि कांस्टेंट मुस्तकिल। ये लॉ हमें ये बताता है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन बॉडी, फॉर एग्जांपल एक बॉडी दो बॉडीज़ यानी दो मासेस हैं हमारे पास, उस मासेस पे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा, अमल नहीं करेगा, तो उसकी जो मोमेंटम होगी वो कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व हो जाएगी। कंजर्व का मतलब कांस्टेंट, चेंज ना होना, उसको कहते हैं कंजर्व। ये लॉ हमें ये बताता है दैट इफ़ सिंपल, पहले ये डेफिनेशन बता रहा है, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द टू कोलाइडिंग बॉडीज़, यानी दो हमारे पास बॉडीज़ हैं, m1 यानी मास 1 है हमारे पास और मास 2 है, दो हमारे पास मासेस हैं, वो उस पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं करेगा तो उसकी जो देन वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम रिमेन सेम, यानी उसकी जो एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं करेगा, ये क्या है, शर्त बताया गया है कि एक्सटर्नल फोर्स जो होगा हमारे पास ज़ीरो रह जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, ज़ीरो रहेगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो रहेगा तो ये बॉडी जी मोमेंटम जो होगी मासेस की, दो मासेस की, तो वो कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास मास 1 और मास 2 है, ये हमारे पास है m1, ये हमारे पास m2। अगर इसको ड्रा करने में कोई मिस्टेक हो गई तो माजरत, लेकिन ये मास सेम ही है, ठीक है। m1 और m2 एक इक्वल मास है, ठीक है। इसको कुछ डिस्टेंस पे रखा गया है, इसके बाद इसको हम कोलाइड करते हैं, कोलाइड करवा रहे हैं इसको हम m1 m2 कोलाइड करने के बाद फिर वो अलग हो गए, m1 m2 सिंपल। ये कोलाइड करने से पहले जो मासेस हैं, इसकी लेट सपोज हमारे पास इसकी जो मोमेंटम है यानी जो p है, p क्या कहते हैं मोमेंटम को, 10 न्यूटन सेकंड है, यानी बिफोर कोलियन। यहाँ पे कोलाइड कर दिया गया है इस दोनों मासेस को, उसके बाद आफ्टर कोलियन इसकी जो मोमेंटम है वो भी 10 न्यूटन सेकंड है। इसका मतलब ये है, ये लॉ हमें ये बताता है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे अमल नहीं करेगा, आउटसाइड वाला फोर्स यहाँ पे अमल नहीं करेगा, तो उसका मोमेंटम कोलियन के पहले भी सेम हो गई, मोमेंटम सेम होगी, कोलाइड करने के बाद भी मोमेंटम सेम रहेगी। अगर यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं करेगा तो सिंपल, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि एफ यानी नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स जो है हमारे पास बराबर है डेल्टा पी, यानी मोमेंटम में तब्दीली डिवाइड बाय टाइम में तब्दीली। यहाँ पे मोमेंटम हम चेंज करवाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास फोर्स जो है एक्सटर्नल फोर्स, ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्स जो है हमारे पास ज़ीरो है। एक्सटर्नल फोर्स क्या है, ये ज़ीरो है। ज़ीरो इज़ इक्वल टू डेल्टा पी मालूम करनी है, तो डेल्टा टी जो है यहाँ पे डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पे डेल्टा टी क्या होगी, ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पे खुद क्लियर हो रहा है डेल्टा टी इज इक्वल, बकाया कहाँ है, क्या बचा, डेल्टा पी, यानी मोमेंटम में तब्दीली रह गई। डेल्टा टी चाहे कितना भी हो, एक हो या 1 लेख 1 लेख हो,
ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, कोई भी अदद ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा आंसर ज़ीरो ही आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। यानी ज़ीरो क्या, चेंज इन मोमेंटम। ये हमारे पास प्रूव हो गया कि जब भी एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होगा तो उसकी मोमेंटम में तब्दीली भी ज़ीरो आएगी। या इसका मतलब कंजर्वेशन का मतलब कांस्टेंट। यहाँ पे हमने साबित कर दिया कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ये कहता है अगर एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नहीं लगता, एक्सटर्नल फोर्स क्या है, ज़ीरो है, ज़ीरो है तो मोमेंटम क्या है, ज़ीरो है। यानी मोमेंटम में तब्दीली नहीं आ सकती। इसकी मोमेंटम ये देखो सेम है 10, इसकी मोमेंटम भी सेम है 10। अब आइए फोकस करने जा रहे हैं हम इक्वेशन की तरफ, यानी डेरिवेशन की तरफ हम फोकस करने जा रहे हैं। ये तो आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम डेरिवेशन के तरफ चलते हैं। हेयर वी यूज़ न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ टेल्स अस डेफिनेशन ऑफ फोर्स। इट मीन्स फोर्स द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। यहाँ पे फोर्स किसके बराबर है, मास और एक्सीलरेशन के बराबर है। एफ इज इक्वल टू एम ए। प्रीवियस लेक्चर्स में 9th में और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है कि एक्सीलरेशन जो है, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 1। एक्सीलरेशन जो हमने पढ़ा है वो बराबर है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी के। सिंपल मेथड से हमने ये पढ़ा है कि टाइम के दौरान जो वेलोसिटी में तब्दीली आएगी उसको हम क्या कहेंगे, एक्सीलरेशन कहेंगे। यानी वेलोसिटी में तब्दीली टाइम की तब्दीली के दौरान जारी लाजमी ये है कि टाइम में भी तब्दीली आएगी, चेंजिंग आएगी, इसको क्या कहेंगे हम, एक्सीलरेशन कहेंगे। तो एक्सीलरेशन की जगह पे डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी का वैल्यू पुट कर सकते हैं। यानी एफ इज इक्वल टू एम, एक्सीलरेशन की जगह वैल्यू क्या, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। आई होप यहाँ तक सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ये बात आपको लाजमी याद रखनी है कि यहाँ पे दो फोर्सेस लग रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक बॉडी जो है m1 m2 पे मास फोर्स लगा रही है, उसके बाद रिएक्शन में m2 यानी दूसरी बॉडी पहली बॉडी पे फोर्स लगा रही है। यानी यहाँ पे जो होगा F12, इसका मतलब ये है कि फोर्स 1 2 का मतलब है कि फोर्स पहली बॉडी जो है, पहली बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा रही है। 1 पहली बॉडी, 2 दूसरी बॉडी पे, पहली बॉडी दूसरी बॉडी पे। यानी ये जो m1 है पहले m1 इस पे हिट कर रही है, इस पे फोर्स लगा रही है। तो यहाँ पे मास ये कौन सा होना चाहिए, ये है हमारे पास m2 पे मास कौन सा है, यानी m1 जो है हिट कर रहा है m2 पे, यानी मास 2 जो है उस पे एक्सीलरेशन उस पे फोर्स लगा रही है। तो यहाँ पे डेल्टा वी हमने पढ़ा है। डेल्टा वी क्या है, हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि फाइनल वेलोसिटी वी एफ जो है हमारे पास v के बराबर है और वी आई यानी इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारे पास u के बराबर है। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो लग रही है इस पे जो वेलोसिटी काम कर रही है इनिशियल वेलोसिटी है, सॉरी यहाँ पे क्या है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी माना u1 और इनिशियल वेलोसिटी u2 यहाँ पे पहले, और ये कोलाइड हो गया। इसको कोलाइड करने के बाद हमारे पास इसकी फाइनल वेलोसिटी, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी और यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी आ गई यानी v1 और v2। अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करने v2 माइनस u2 यानी v डेल्टा v का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है। डेल्टा v2 डेल्टा
v2 हमारे पास जो है बराबर है, किसके बराबर है? फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। कौन सी? जो मास 2 में पैदा हो रही है, v2 माइनस u2, यानी ये v2 और u2, इस मास पे फोर्स लग रहा है, मास 1 हिट कर रहा है मास 2 पे, तो मास 2 की इनिशियल वेलोसिटी u2 के बराबर है। ऐसे ही माइनस v2, यानी u2 उसकी फाइनल वेलोसिटी मास 2 की v2, ये u2 जो है मास 2 की वेलोसिटी, यानी कौन सी? इनिशियल वेलोसिटी, और ये फाइनल वेलोसिटी मास 2 की है। यहाँ पे डेल्टा v2 कहाँ किसके बराबर आ गया? u2 माइनस v2 के बराबर आ गया। तो यहाँ पे डेल्टा v की जगह पे हमें u माइनस v का वैल्यू आसानी से पुट कर सकते हैं, यानी F इज इक्वल टू m2, यानी कौन सा मास है? ये m2 है, m2 u2 माइनस v2, ये ओवर जो dt है वो सेम आ रही है, और अपान डेल्टा t हमारे पास कांस्टेंट है, यानी F इज इक्वल टू F1 2, ये सेम आ रहा है, वन बॉडी दूसरी बॉडी पे, पहली बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा रही है, तो m2 को u2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जवाब आएगा? m2 u2 प्लस इंटू माइनस माइनस m2 v2 अपान डेल्टा t हमारे पास सेम। ये आ गया क्या? जब पहली बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा रही है, पहली बॉडी ये दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा रही है, तो उसका फोर्स आ गया हमारे पास m2 u2 माइनस m2 v2 ओवर dt, यानी चेंज इन टाइम। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि कुछ डेरिवेशन इसी तरीके से आगे चल रही है। आई होप ये कुछ सारा कुछ, ये डेफिनेशन आप नोट कर लो, आई होप आपको भी ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने जो फाइंड किया है, पहली बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा रही है, पहली बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगा रही है। अब हम फाइंड करेंगे सेम ही रिएक्शन में ये जो दूसरी बॉडी है इस बॉडी पे भी फोर्स लगा रही है, तो वो कैसे फाइंड करना चाहिए? यानी अब F21 का मतलब क्या है कि दूसरी बॉडी पहली बॉडी पे, अब ये पहले क्या थी? पहली दूसरी पे, अब दूसरी पहली पे, यानी एक्शन का रिएक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ यहाँ पे प्रूव हो रहा है, यानी F21 इज इक्वल टू कौन सी बॉडी पे? मास कौन से पे? मास 1 पे। सेम ही तरीके से उसमें भी वेलोसिटी में तब्दीली, यहाँ पे मैंने ये जो है यहाँ पे m1 होना चाहिए, और एक्सीलरेशन सेम है, यहाँ पे सिर्फ एक्सीलरेशन का वैल्यू मैं चेंज कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ जाएगा, डेल्टा t। तो ऐसे ही F21 इज इक्वल टू m1 ओवर डेल्टा v किसके बराबर थी? यहाँ पे बराबर थी u2 माइनस v2 के, यानी दूसरे मास की। अब वो दूसरा मास पहले पे फोर्स लगा रहा है, तो इसमें क्या होगा? u2 माइनस u2 v2 माइनस, यहाँ पे u1 माइनस v1। सेम ही तरीके से, सेम ही मेथड से, जैसे ही पहली बॉडी फोर्स लगा रही थी दूसरी बॉडी पे, ऐसे ही यहाँ पे दूसरी बॉडी पहली बॉडी पे फोर्स लगा रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? u1 माइनस v1 अपान dt। F21 इज इक्वल टू, सेम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, m1 u1 माइनस m1 v1 ओवर dt। ये आ गए हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब क्या? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के थर्ड लॉ में हमने ये पढ़ा है कि हर अमल का रद्द अमल होता है, यानी F2 जैसे अप्लाई कर रहे थे हम, यानी मास 1 2 पर फोर्स लगा रहा था,
ऐसे ही अपोजिट में ये माइनस F21, माइनस का मतलब ये है कि सेम ही बॉडी अपोजिट में पहली मास पे, पहली बॉडी पे फोर्स लगा रही है। अगर F12 और F21, F12 ये मिला है हमारे पास, F21 ये मिला है, ये पुट द वैल्यूज़। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पे। F12 और F21 का वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। F12 किसके बराबर है? F12 बराबर है M2 U2 माइनस M2 V2 अपान डेल्टा टी इज इक्वल टू F21 का वैल्यू, ये है F21 का वैल्यू, M1 U1 माइनस M1 V1 अपान डेल्टा टी। आई होप अंडरस्टूड। यहाँ पे डिवाइड हो रही है डेल्टा टी, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी डेल्टा टी, तो डिवाइड करें यहाँ से यहाँ, डेल्टा टी कैंसिल हो गई। ये स्टेप क्योंकि मैं यहाँ ही समझ रहा हूँ, आपको आई होप समझ में आ जाएगा जगह के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या बचेगा? M2 U2 माइनस M2 V2 इज इक्वल टू M1 U1 माइनस M1 V1। अब क्या करना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ इसको रीअरेंज करना है। रीअरेंज का मतलब इसको तरतीब देनी है, यानी किसके साथ कैसे तरतीब देनी है, यानी M1 वाले जो है अलग कर, M1 V1 प्लस M2, यहाँ पे डिवाइडर प्लस है तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा M1 V1, ये यहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M2 M1 U1 प्लस M2 U2। हमारे पास ये फार्मूला आ गया। आई होप ये फार्मूला आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या कह रहा है कि कंजर्व मीन्स इसको तब्दीली नहीं होना। मास 1 पे वेलोसिटी 1 पैदा हो रही है, मास 2 पे वेलोसिटी 2 पैदा हो रही है, लेकिन ये कूलियन से पहले, ये कूलियन के बाद, ये है आफ्टर कूलियन और ये है बिफोर कूलियन। यानी आई होप आपको समझ में आएगा कि पहले से भी और दूसरे कूलियन से पहले और कूलियन से बाद में उसकी जो मोमेंटम रहेगी एक दूसरे के इक्वल रहेगी, यानी बराबर रहेगी। इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ने ठीक बताया है कि जो पहली मोमेंटम और दूसरी मोमेंटम आफ्टर कूलियन एंड बिफोर कूलियन, उसकी जो मोमेंटम होगी कोई भी उसमें तब्दीली नहीं आएगी, कांस्टेंट मोमेंटम रहेगी, एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होगा। तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। हाजिर होंगे किसी नए लेक्चर से। थैंक यू सो मच।